तो वेनेजुएला के बाद अमेरिका के टारगेट पर केवल कोलंबिया नहीं है, 6 देश हैं। आइए मैप पर आपको समझाते हैं कि उन देशों के नाम क्या हैं और कहां हैं। अमेरिका इन पर क्यों हमला करना चाहता है, अमेरिका का अगला टारगेट कौन हो सकता है, संभावित टारगेट बता रहा हूं मैं आपको। पहला तो मैक्सिको, ड्रग कार्टेल हावी है, सरकार का नियंत्रण यहां भी उस ड्रग कार्टेल पर नहीं है। क्यूबा, वजह है नाकाम देश, इसको ट्रंप ने बताया और कहा कि लोगों की मदद हम करेंगे। कोलंबिया, वजह अमेरिका में ड्रग्स भेजने का आरोप लगाया है ट्रंप ने खुद। पनामा, वजह चीन के बढ़ते दखल से ट्रंप यहां नाराज है। निकारागुआ, वजह मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है। ग्रीनलैंड, अब बताइए ग्रीनलैंड तक चीनी कंपनियों की एंट्री से ट्रंप यहां पर भी नाराज हैं। तो प्रसून जी, जो बात यहां पर राजीव नयन जी ने कही, मुझे लगता है वही वाली बात है जैसा रूस नहीं चाहते थे कि उनके दरवाजे, रूस नहीं चाहता था या पुतिन नहीं चाहते थे कि उनके दरवाजे पर आकर नेटो बैठ जाए, अमेरिका नहीं चाहता कि उनके दरवाजे पर आकर चीन और रशिया बैठ जाए। क्या यह भी वेनेजुएला पर और संभावित जो टारगेट हैं लैटिन अमेरिका में, उन पर जो हमला अगर अमेरिका करेगा तो यही एक कारण हो सकता है? ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, मेजर रीजन मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ, चाइना का तकरीबन 100 बिलियन के आसपास का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेनेजुएला के साथ रिलेशन है। क्रूड ऑयल काफ़ी इंपोर्ट करता था, तो और स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट्स भी थी। तो डेफिनेटली चाइना इनरोड्स बिल्ड कर रहा था वेनेजुएला में, जो कि यूएस को कहीं ना कहीं खटक रहा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट तो थी जिसको काफ़ी क्लोजली यूएस ऑब्जर्व कर रहा था। तो वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है क्योंकि जैसे आपने कहा कि यूएस नहीं चाहता था कि उसके आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों चाइना के द्वारा जो आगे आने वाले समय में उनको कहीं ना कहीं चैलेंज कर पाए चाइना। ठीक है संजय सोय, जनरल सोय, आपको क्या लगता है जो ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से डेल्टा फोर्स के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि आप मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मुझे बताइए क्या आपको ये बिल्कुल ऑर्गेनिक लगता है? आपको लगता है कि ऐसा ऑपरेशन हो सकता है जहां एक देश के राष्ट्रपति को, कितना भी पावरफुल फोर्स हो, कितनी भी पावरफुल कंट्री हो, इस तरह जाएगी और इतनी स्मूथली उठा लाएगी बिना किसी रेजिस्टेंस के? देखिए, ऐसा है कि ये जो ऑपरेशन किया गया काफ़ी प्लानिंग काफ़ी समय से था। जब से उन्होंने कई महीनों से 4-5 महीने से वहाँ घेरा डाला हुआ था, लगातार उनकी फ्लाइट उड़ रही थी, तो एक तरह से मिलिट्री एंगल से उन्होंने पूरी तैयारी की थी ताकि पिन पॉइंट जगह को मॉनिटर करते रहे, रेकी करते रहे। दूसरा, CIA को भी टास्क दिया गया था कि उनके बॉडीगार्ड्स, उनके जो रक्षा चक्र है, उनको तोड़ा जाए। तीसरा, उन्होंने जो उनके नेता हैं, जो उनके वहाँ पे जनरल्स हैं, उनको भी शायद कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी नयन जी बता रहे थे कि मारियो कोनियन मचेडो, जिसको नोबेल पुरस्कार दे दिया और उसको भी एक अपोजिशन पार्टी की लीडर है, उसको नोबेल पुरस्कार दिलवा दिया। यानी कि हर तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये ऑपरेशन मेरे हिसाब से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है, इतना क्लीन ऑपरेशन है। आपको कहीं से लगता है कोई होगा जो अंदर से मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल, वो CIA ने तो बहुत दिन से तैयार है। माद्रो ने खुद कोई फिक्सिंग कर ली हो और सही सलामत अमेरिका पहुंच गए, कुछ और खबर आ जाए कुछ दिन में? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे CIA ने डेफिनेटली उनके बॉडीगार्ड्स और काफ़ी जो उनका सीनियर लेवल है उनसे कहीं ना कहीं डेफिनेटली डील की होगी, चाहे पैसे का लालच हो, पदों का लालच हो, और या फिर उनका कहीं ना कहीं माफ़ी का लालच हो कि भाई आगे आपको चिंता नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो कई तरह के काम होते हैं। इस तरह के कामों में जब इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है, ये रातों रात नहीं होता है, कई महीनों की, साल भर की तैयारी इसमें की गई होगी। क्योंकि आज का बात नहीं है, वेनेजुएला काफ़ी समय से है कि फिर वेनेजुएला की सेना, वहाँ की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और इंटेलिजेंस का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता जब सामने अमेरिका महीनों से आगे खड़ा था, बार बार कह रहा था कि हम हमला कर देंगे, खुली चेतावनी दे रहा था। उसके बाद अमेरिका के इस हमले का वेनेजुएला के सेना को कोई भनक नहीं लगी या उन्होंने कुछ किया ही नहीं? इस पर बात करेंगे। लेकिन मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका में मतभेद पैदा हो गए। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के कदम का विरोध किया है। सेनेटर क्रिस वैन होलेन बोले, तेल पर कब्जे की चाल है ये, अरबपति दोस्तों के लिए ट्रंप ने यह कदम उठाया है। तो वहां की सेनेट में ही अमेरिका के राष्ट्रपति का विरोध शुरू हो गया है। बर्नी सैंडर्स का बयान, घरेलू मुद्दों से भटकाने की कोशिश है ये ट्रंप की। एक और बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला से यह बड़ी खबर आ रही है। बोलिवेरियन मिलिशिया ने जंग का ऐलान कर दिया है। मिलिशिया ने लोगों को हथियार उठाने के लिए बुलाया है, कम्युनिटी डिफेंस स्ट्रक्चर एक्टिवेट करने के आदेश दिए हैं। अमेरिकी हमले का विरोध करने का आह्वान है यहां पर। और न्यूयॉर्क में भारी सुरक्षा के बीच दिखे हैं मादुरो। मादुरो को विमान से बाहर ले जाती दिखी है अमेरिकी एजेंसियां।
न्यूयॉर्क में मादुरो के साथ उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस भी दिखी हैं। अमेरिकी सरकारी हेलीकॉप्टर में उनको ट्रांसफर किया गया। 4 घंटे में अर्श से फर्श पर आ गए मादुरो। कहां एक राष्ट्रपति थे और कहां एक कैदी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। 2 तस्वीरें देखिए। 4 घंटे पहले चीन के विशेष दूत से मिलते हैं। एक राष्ट्रपति की तरह उनका ऑरा दिखता है, जैसे एक राष्ट्रपति अपने कार्यालय में या राष्ट्रपति भवन में होता है और जहां वो जिस तरह से अपने स्टेट गेस्ट का स्वागत कर रहा होता है, कुछ वैसी तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ जैसे कोई छोटा अपराधी, दूसरी तरफ कोई मोस्ट वांटेड अपराधी हो जिसको हथकड़ी में जकड़कर, जंजीरों में जकड़कर लेकर जाया जा रहा हो, कुछ वैसा आप देख सकते हैं। मात्र 4 घंटे में यह तस्वीर बदल गई मादुरो की। लेकिन कैसे, आइए और डिटेल में बताते हैं। 30 मिनट के ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी की गई। मात्र 30 मिनट में मादुरो को वेनेजुएला से अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर से बाहर लाया गया। अमेरिकी विमान से कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया। मादुरो को लेकर अमेरिका का सरकारी हेलीकॉप्टर मैनहट्टन में लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त मादुरो को अमेरिकी एजेंट्स ने घेरे रखा। भारी सुरक्षा वाले बेयरकैट काफिले में डीईए मुख्यालय लाया गया। मैनहट्टन से डीईए मुख्यालय तक कड़ी सुरक्षा में मादुरो की मूवमेंट रही। डीईए बिल्डिंग में गाड़ी से उतरते वक्त कराहते हुए सुने गए मादुरो। अब मंतोष जी, पहले मैं सेनेटर वाले सवाल पे आता हूं। कमला हैरिस से लेकर बर्नी सैंडर्स और एक और सेनेटर हैं जिनका नाम अभी हमने दिखाया, वो वहां पर अब विरोध कर रहे हैं इसका। वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत किया और वो कह रहे हैं कि घरेलू मुद्दों से भटकाने का एक यहां पर कारण दिखता है। तो क्या उनका इशारा मिड टर्म इलेक्शंस के पास भी है, आने वाले हैं और अपने मागा सपोर्टर्स को कोई अचीवमेंट दिखानी थी ट्रंप को, इसलिए उन्होंने ये किया? क्योंकि रूस की वॉर तो नहीं रुका पाए वो। हो सकता है, लेकिन ये जो भी सेनेटर का नाम आपने लिया है वो तो ट्रंप का विरोध डे 1 से कर रहे हैं। उससे कोई नया वोट दाएं बाएं नहीं होता है, क्योंकि वो तो पार्टीशन कंट्री है। अपने अपने विचार, कोई भी ट्रंप का एक भी एक्शन, जो भी सेनेटर्स का आप नाम लिए, ट्रंप के एक एक्शन का भी समर्थन उनको नहीं प्राप्त है। तो अगर 10 का समर्थन नहीं है तो 11वां मुद्दा मिल गया उनको बोलने के लिए। दैट इज नॉट द बिग थिंग। द बिग न्यूज इन ऑल दिस थिंग इज, मेरे हिसाब से और आपके दर्शकों को जो समझना होगा, ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर स्टेक। जैसे ट्रंप सेकेंड टर्म में आए तो ये कहा गया कि इनका जो नया बेस है मागा, वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट एंड आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पे चलेगा। और उसी के जस्टिफिकेशन पे वर्ल्ड से टैरिफ लगाया गया। हम क्यों अफगानिस्तान में रहें, हम क्यों दुनिया को पुलिस करें, ये मेन पॉलिटिकल प्लैंक पे ट्रंप आए। लेकिन अंततः आप देखते हैं कि इट इज अगेन गोइंग इनटू द ओल्डर मॉडल। ग्लोबलाइजेशन का जो ओल्डर मॉडल था, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी का जो मुद्दा था, उसी एक्शन पे यूएस इज गोइंग, रिगार्डलेस ट्रंप रहे या ना रहे। तो ये मूल बात है, क्योंकि अमेरिका ने लास्ट 5 दशकों से जो दौलत प्राप्त की वो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी से की है। वो अमेरिका छोड़ने नहीं जाता। पॉलिटिकल लैंग्वेज डिफरेंट होता है, एक्चुअल एक्शन डिफरेंट होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि चाहे डिप्लोमेट्स रहे चाहे रिपब्लिकन्स रहे, अमेरिका की जो पॉलिसी है वही चली आ रही है और ट्रंप के रहने में भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और उनको डॉलर डोमिनेंस का प्रोटेक्शन करना है, चाहे किसी भी कीमत पर वो करेंगे। उनको अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखनी है दुनिया में।